हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी आजकल हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट ऑफ एजेंसी। कॉन्टैक्ट ऑफ एजेंसी किसके बीच में होता है? कॉन्टैक्ट ये वाला किसके बीच में होता है? प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में होता है। जो प्रिंसिपल जिसमें एजेंट की अपॉइंटमेंट करता है ताकि वो उसके बिहाफ पर जाकर थर्ड पर्सन मतलब क्लाइंट के साथ जाकर डीलिंग करें। ठीक है, जो प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में कॉन्टैक्ट बनता है उसी को हम क्या कहते हैं? कॉन्टैक्ट ऑफ एजेंसी कहते हैं, जिसमें एजेंट उसके एक लिमिटेशन डिसाइड कर देता है कि और उसका कार्य डिसाइड कर देता है जिसको उसने करना होता है, एजेंट ने करना होता है। यदि एजेंट उसी लिमिटेशन के अंदर कार्य करता है, ठीक है, और उसके कारण यदि कोई भी लॉस होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबल कौन माना जाएगा? प्रिंसिपल माना जाएगा। यदि एजेंट अपनी अथॉरिटी के बाहर जाके कार्य करता है तो उसके लिए प्रिंसिपल क्या रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाएगा। कौन माना जाएगा? वो खुद माना जाएगा, क्योंकि उसको तो अथॉरिटी मिली नहीं है, फिर भी उसने वो काम कर दिया, इसके लिए वो खुद माना जाएगा। ये हमने डिटेल में फर्स्ट वीडियो में कर लिया था। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं मोड ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी, कि जो एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में जो कॉन्टैक्ट बना हो वो कैसे बनता है। ठीक है, इसी को हम आज डिस्कस करते हैं। एजेंसी इज द कॉन्टैक्ट बिटवीन टू पर्सन। आपको पता है दो पर्सन के बीच में होता है, वो होता है वन पर्सन अथोराइज द अदर पर्सन। वन पर्सन कौन अथॉरिटी देता है? प्रिंसिपल देता है अथॉरिटी टू ऑन हिज बिहाफ एंड फॉर्म कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप विद द थर्ड पर्सन, कि वो लोगों के साथ जाके कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप मेरे बिहाफ पर बनाए। ठीक है, ये हमने डिटेल में कर लिया है। तो हमारी इस वीडियो में हमारे पास आपके पास मोड ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी के तीन ही पॉइंट है। पहला है एजेंसी बाय एक्सप्रेस agreement, oral written; agency by implied agreement, by estoppel, by holding out, by necessity; agency between husband and wife। ठीक है, थर्ड है हमारा एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। ठीक है, यहाँ पर इसके अंदर तीन पॉइंट ही आते हैं, इसको हम डिटेल में नेक्स्ट अभी करते हैं। ठीक है, आपको ओवरव्यू पता चल गया ना कि इस टॉपिक के अंदर मोड ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी के अंदर ये तीन पॉइंट आते हैं। तो पहला हमारा क्या है? एजेंसी बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट। जैसा कि आप सभी ने हमने पहला इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पहला चैप्टर पढ़ा था, पहला टॉपिक ही पढ़ा था कि हमारे ऑफरर और ऑफरी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है। तो उसमें क्या कहते हैं? हम कहते हैं एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है, जिसमें ऑफरर और ऑफरी ओरली या रिटर्न में कहते हैं कि मैंने ऑफर दी है कि मुझे अपना साइकिल 5,000 में दे दो। बोला ना, ये बोल के या लिख के किया है, और उसने भी हाँ या बोल के या लिख के की है, तो उसको हम कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कहते थे? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। एजेंसी भी ऐसा ही है, एजेंसी बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट कैसे कहते हैं? जिसमें प्रिंसिपल और एजेंट आपस में मिलकर ये रिटर्न में या बोलकर कहते हैं कि मैं तुम्हारी अपॉइंटमेंट करता हूँ और तुमने ये तुम्हारी लिमिटेशन है, तुमने ये काम करने हैं। जो एजेंट है वो राजी हो जाता है, तो उनके बीच में जो है एक्सप्रेस एग्रीमेंट बन जाता है। ठीक है, यदि तो रिटर्न में है तो हो सकता है कि उनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट बना है वो प्रॉपर स्टैम्प पेपर में बना हो। ठीक है, हो सकता है यदि ओरली बना हो तो ओरली के लिए ज़रूरी है अपॉइंटमेंट ऑफ द एजेंट बाय द प्रिंसिपल इज इक्वल, उसकी वैल्यू वैसी ही होती है जैसे कि रिटर्न की होती है, पर उसको कल प्रूव करने के लिए एविडेंस होना चाहिए कि हाँ हमारे बीच में क्या बना था, कॉन्टैक्ट बना था। तो मुझे लगता है कि आपको अच्छे ढंग से पता चल गया है एजेंसी बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट, जिसमें एक्सप्रेशन देते हैं दोनों। ठीक है, वह ओरली देते हैं या रिटर्न में देते हैं। ठीक है, एक्सप्रेस कॉन्टैक्ट हो गया। एजेंसी बाय इम्प्लाइड एग्रीमेंट, ये हमने बहुत डिटेल में पहले ही पढ़ा हुआ है, जिसमें दोनों पार्टियों में से कोई भी पार्टी या दोनों ही पार्टियाँ क्या करती हैं? अपने व्यवहार से, कंडक्ट ऑफ द पार्टी, सिचुएशन ऐसी आ गई है, सर्कमस्टेंसेस ऐसी आ गई है, मतलब कि चाहे प्रिंसिपल है चाहे एजेंट है, दोनों ही इम्प्लाइड फॉर्म द कंडक्ट ऑफ पार्टीज की सिचुएशन ऐसी है, सर्कमस्टेंस है, तो उन दोनों के बीच में क्या बन जाता है? प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन बन जाता है। ऐसा कॉन्टैक्ट बन जाता है जिसके कारण ऐसी सर्कमस्टेंस अपने आप ही बन जाता है ऐसा कॉन्टैक्ट, उसको हम क्या कहते हैं? इम्प्लाइड एग्रीमेंट। इम्प्लाइड एग्रीमेंट कहते हैं। ठीक है, तो हमने इसको डिटेल में आगे पॉइंट्स में पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसका बहुत अच्छा केस है, जो मैं यहाँ पर केस डिस्कस नहीं कर रही हूँ तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ये आपने देख लेना बुक में। स्मिथ वर्सेस मोस 1940 दूसरा केस भी है, ये दोनों केस आपने अच्छे से इस क्वेश्चन में डाल लेने हैं। ठीक है, हम इम्प्लाइड अथॉरिटी को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इम्प्लाइड एजेंसी कैन बी ए काफ़ी टाइप की होती है। सबसे पहले है इम्प्लाइड, को ही मैं आगे डिटेल में कर रही हूँ। इम्प्लाइड अथॉरिटी बाय एस्टोपल वेयर ए पर्सन बाय कंडक्ट, कोई एक ऐसा पर्सन अपने कंडक्ट ऐसा व्यवहार करता है लोगों के साथ, क्लाइंट के साथ, और ऐसे को बोलता है, रिटर्न में बोलता है या ओरली बोलता है कि वो कहता है कि मैं प्रिंसिपल का एजेंट हूँ, पर है नहीं है।
वो अपने व्यवहार से क्या करता है, लोगों को बोलता है कि मैं उसका एजेंट हूँ, जिसके बेस पर लोग उसके साथ क्या कर लेते हैं, कॉन्टैक्ट कर लेते हैं, और कल लोगों को लॉस हो जाता है। तो उसकी रिस्पॉन्सिबल कौन माना जाएगा, वही पर्सन एजेंट माना जाएगा जिसने खुद लोगों को झूठ बोल के कहा है कि मैं उसका क्या हूँ, एजेंट हूँ। तो इस टाइप को क्या कहते हैं, एजेंसी बाय एस्टोपल। इस टॉपिक को क्या कहते हैं, एजेंसी बाय एस्टोपल। ये आपने पार्टनरशिप में भी पढ़ा होगा +2 में, ठीक है। तो आपको याद आ गया होगा क्या होता है, ए पर्सन बाय हिज कंडक्ट। जैसे एक कोई पर्सन है, वो अपने व्यवहार से और अपने वर्डिंग से दूसरे थर्ड पर्सन क्लाइंट को बिलीव दिला देता है कि वो क्या है, एजेंट है। वो क्या है, एजेंट है। कौन से सेक्शन के अंडर, सेक्शन 237 के अंडर वो लोगों को बिलीव करवा देता है। तो वो उन सभी चीज़ों के लिए कौन लाइबल माना जाएगा, एजेंट लाइबल माना जाएगा। जैसे मैंने स्क्रीन में टाइप किया है तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जो ये वाला कंसेप्ट है सेक्शन 237, ये किसके बेस पर बना हुआ है, एक और अथॉरिटी होती है ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी, और इसको ये भी कहते हैं अपेरेंट अथॉरिटी, ठीक है। ये कैसी बनी हुई है, जिसमें प्रिंसिपल क्या करता है, प्रिंसिपल चाहे उसका एजेंट है, एक पर्सन है, वो उसका एजेंट नहीं है, फिर भी लोगों को अपने व्यवहार से या लोगों को बता देता है ये मेरा एजेंट है, ठीक है, पर है नहीं है। मेरी बात सुनो, वो ऐसे व्यवहार से कर देता है और उससे लोग उसके साथ डीलिंग कर लेते हैं। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल को माना जाएगा, प्रिंसिपल माना जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस ऊपर वाले केस में किसने बोला था, एजेंट ने बोला था कि मैं उसका एजेंट हूँ, पर है नहीं था, तो लोगों को लॉस हो गया, तो एजेंट माना जाएगा। इस केस में क्या है, इस केस में ये है कि प्रिंसिपल खुद कह रहा है कि अपने व्यवहार से, पर है नहीं है, पर कह रहा है कि ये मेरा एजेंट है, तो उससे लोगों को लॉस होता है, लोगों ने क्लाइंट को लॉस होता है। तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन माना जाएगा, तो इस केस में प्रिंसिपल माना जाएगा, इस केस में एजेंट माना जाएगा। और बाय एस्टोपल आपको पता चल गया, एस्टोपल मतलब कोई पर्सन अपने व्यवहार से लोगों को बताता है कि मैं उसका एजेंट हूँ, ठीक है। तो ये किसके कौन से सेक्शन के अंडर है, सेक्शन 237। हम एजेंसी का दूसरा टॉपिक कर रहे हैं, एक्सप्रेस तो हमारा हो गया, इम्प्लाइड का ही पहला पार्ट कर रहे हैं, बाय एस्टोपल, ठीक है, एम्प्लाइड अथॉरिटी का। हमें एम्प्लाइड अथॉरिटी का बाय होल्डिंग आउट करते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, व्हेन पर्सन बिकॉज ऑफ पीरियड एक्ट, मतलब कि एक बिकॉज ऑफ पीरियड एक्ट द प्रिंसिपल कैन नॉट डिनाई दिस फैक्ट लेटर। मतलब कि जैसे कि हो सकता है कि एक पर्सन था जो पहले क्या था, कंपनी का प्रिंसिपल का एजेंट था, उसके बेस पर काम करता था, पर प्रेजेंट टाइम में ऐसा नहीं है, वो उसका कंपनी, वो उस प्रिंसिपल का एजेंट नहीं है। लेकिन प्रिंसिपल की भी गलती क्या रही, उसने लोगों को बताया ही नहीं है, और उसने लोगों को मना ही नहीं किया कि मेरा एजेंट नहीं है, और फिर भी लोग उसके साथ डीलिंग कर लेते एजेंट के साथ। मतलब कि जो एक पर्सन है, जो एजेंट है, पहले प्रिंसिपल का क्या था, एजेंट था, पीरियड व्यवहार करता था, लोगों से डीलिंग करता था प्रिंसिपल के बिहाफ पर, लेकिन प्रिंसिपल ने लोगों को बताया ही नहीं है कि अब मेरा एजेंट नहीं है ना, और लोगों ने उसके साथ क्या कर लिया है, कॉन्टैक्ट कर लिया है। तो इस केस में, तो इस टाइप के कंसेप्ट को क्या कहते हैं, बाय होल्डिंग आउट। तो इस केस में ये कहेंगे कि वो प्रिंसिपल का ही एजेंट माना जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल का भी कसूर है ना, उसने लोगों को मना ही नहीं किया कि वो उसका एजेंट नहीं है, ठीक है। और क्योंकि लोगों ने क्यों विश्वास किया कि वो उसका एजेंट है, क्योंकि उसके पहले व्यवहार ऐसा था, क्योंकि पहले वो उसका क्या था, एजेंट था। तो इस टाइप के कंसेप्ट को कहते हैं बाय होल्डिंग आउट। तो ये कौन सी अथॉरिटी होगी, इम्प्लाइड एग्रीमेंट हो गया, ये कौन सा एग्रीमेंट हो गया, इम्प्लाइड हो गया। थर्ड हमारा है एजेंसी बाय नेसेसिटी, सेक्शन 189, ठीक है। जैसे कि अंडर कोई ऐसी कंडीशनें आ जाती हैं, वन पर्सन, जैसे कि कोई पर्सन है, अब एजेंट नहीं है, देखो मैं तीनों के केस में एजेंट नहीं है, वो अपने आप को शो कर रहे हैं। एस्टोपल के केस में भी, होल्डिंग आउट के केस में भी उस समय नहीं था जिस समय ये कॉन्टैक्ट किया गया था, नेसेसिटी के उस समय भी वो एजेंट नहीं है, लेकिन ऐसी सर्कमस्टांसिस आ गई है, वो अपने आप को क्या कह रहा है, एजेंट कह रहा है, और वो उसके पास ये अथॉरिटी, वो कम्युनिकेट करना चाहता है, वो बताना चाहता है किसको, प्रिंसिपल को बताना चाहता है कि मैं आपके बिहाफ पर कॉन्टैक्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन उसके साथ कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो ऐसा कॉन्टैक्ट क्लाइंट के साथ क्यों कर रहा है, तो वो उसी के बेनिफिट के लिए कर रहा है। किसके बेनिफिट के लिए कर रहा है, प्रिंसिपल के इंटरेस्ट के लिए ही कर रहा है। सबसे पहली बात है कि ऐसी सर्कमस्टांसिस आ गई है, वो कि ऐसी ज़रूरत आ गई है कि उसको ये कॉन्टैक्ट करना है, ठीक है। और वो ये वाली बात अपने प्रिंसिपल को बता नहीं पा रहा है, पर वो एजेंट नहीं है, वो बता नहीं पा रहा है, लेकिन वो एज ए एजेंट काम कर देता है, लेकिन पर वो जरूरी थी, एजेंसी बाय नेसेसिटी थी, जरूरी था तो, ठीक है। तो इसके लिए भी ये कॉन्टैक्ट क्या माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा, एजेंसी बाय इम्प्लाइड एग्रीमेंट माना जाएगा। तो ठीक है, मैं तो लगता है थोड़ा समझ गए होंगे। सम टाइम में सिचुएशन ऐसी अराइज हो जाती है, मे अराइज दैट ड्यू टू एन एमरजेंसी, ऐसी इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कम्युनिकेट विद द प्रिंसिपल से कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा है, फिर भी मैं कहती हूँ कि हाँ इसकी जान बच जाए, तो मैं इसको शो कर देता हूँ मैं उसका एजेंट हूँ, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल, ठीक है। तो उस केस में
में वो एजेंट माना जाएगा। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है। ठीक है, तो आप नेक्स्ट हम कर लेते हैं एजेंसी बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। कहते हैं कि जो वाइफ भी एक जैसे कि मार्केट में जाती हैं और ट्रेडर के साथ डीलिंग करती हैं, तो वाइफ को भी ये मान लेते हैं कि वो अपने हस्बैंड की एज ए एजेंट डीलिंग कर सकती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशनें दी गई हैं कि तभी वाइफ एज एजेंट कर सकती है यदि ये कंडीशनें क्या होती हैं, फुलफिल होती हैं। वो ध्यान से सुनना आपने कि वो दोनों इकट्ठे रहते हो। ठीक है, इकट्ठे मतलब हस्बैंड वाइफ प्रॉपरली ढंग से रहते हो। और दूसरी बात है कि उनके बीच में कोई और जो जो वो दुकानदार के साथ जाकर डीलिंग करती है वो सिर्फ इसलिए कर सकती है ज़रूरत की चीज़ों के लिए, जैसे खाने पीने की ज़रूरी चीज़ों के लिए ही वो क्या कर सकती है, एजेंट का काम कर सकती है। यदि उसका हस्बैंड उसको मेंटेनेंस के खर्चे देता है तब वो ज़रूरत की चीज़ों के लिए बाहर जाके कॉन्टैक्ट नहीं बना एज एजेंट काम नहीं कर सकती। वाइफ बाहर जाके एजेंट का काम तभी कर सकती है जब उसको ज़रूरत की चीज़ों के लिए ही कर सकती है। वो सबसे पहली बात ये है। ठीक है, और वो यदि उसको मेंटेनेंस अलाउंस देता है हस्बैंड वाइफ को तब वो ज़रूरत की चीज़ों के लिए एजेंट का काम नहीं कर सकती है। ठीक है, तो ये कहा गया है हमारी ने, मतलब कि वाइफ मतलब यहाँ टोटली कहने का मतलब है वाइफ एजेंट का काम उसी कंडीशन में करती है यदि वो तो इकट्ठे रहते हो। सबसे पहले उनके बीच में कोई भी कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, मतलब इकट्ठे रहते हो। और दूसरी है वो सिर्फ ज़रूरत के लिए ही एज एजेंट का काम कर सकते हैं, ज़रूरत की चीज़ों के लिए ही एज एजेंट का काम कर सकती हैं। लेकिन जो कोर्ट के अंदर कुछ कहा गया कि हस्बैंड लाइबल नहीं माना जाएगा एज ए प्रिंसिपल। किस केस में, यदि हस्बैंड ने वाइफ को अथॉरिटी नहीं दी है, यदि हस्बैंड ने जो दुकानदार है उसको कह दिया कि तुमने मेरी वाइफ को नहीं सामान बेचना है, मेरी वाइफ को एजेंट नहीं मानना है। ठीक है, उसने डायरेक्ट ही कह दिया है। और यदि वाइफ को जो ज़रूरत की चीज़ें ऑलरेडी वो पहले ही देता है तब भी फिर तो वो करेगी ना। और उसको जो वाइफ इज गिवन एन अलाउंसेस फॉर रनिंग और उसको एक्सपेंसेस देता है। ठीक है, उस कंडीशन में वाइफ एज एजेंट का काम नहीं कर सकती। ठीक है, वाइफ सिर्फ कुछ ही कंडीशनों में एजेंट का काम कर सकती है, सिर्फ अपनी ज़रूरत की चीज़ों में एजेंट का काम कर सकती है। पर शर्तें हैं वो उसके साथ रहती हो, उन दोनों के बीच में कोई भी ऐसी कोई बात ना हो जिसमें मेंटेनेंस का कंसेप्ट ना हो। ठीक है, तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे ये सारे पॉइंट्स जो मैंने अभी कहे हैं। प्रिंसिपल, एजेंसी बाय एस्टॉपल, एजेंसी बाय होल्डिंग आउट, एजेंसी बाय नेसेसिटी और एजेंसी बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, ये सारे क्या है, ये कहते हैं वो एजेंट है। कौन से टॉपिक के अंडर, इम्प्लाइड मतलब जिसमें वो एक्सप्रेस नहीं है पर ऐसे व्यवहार से लगता है वो क्या है, एजेंट है। तो एक्सप्रेस में तो पता ही है वो एजेंट है, वो प्रिंसिपल है। ये सारे जो 4 पॉइंट थे इसमें व्यवहार से पता चल रहा है कि वो क्या है, इम्प्लाइड एग्रीमेंट बना है किसके बीच में, प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में। हमारा इसी के बीच में लास्ट टॉपिक है एजेंसी बाय रेटिफिकेशन अंडर सेक्शन 196 टू 200। यहाँ काफ़ी लंबा है ना, आप देख रहे हैं। देखो आप सभी को पता है कि एजेंट को काम कौन सा करना पड़ता है। एजेंट को जो काम है वो प्रिंसिपल ने जो उसकी बाउंड्री डिसाइड कर दी है उसी के अंदर काम करना पड़ता है। यदि एजेंट उस बाउंड्री के बाहर काम कर देता है, अपनी अथॉरिटी के बाहर काम कर लेता है, तो उसके लिए प्रिंसिपल लाइबल नहीं माना जाएगा। ये आपको पता चल गया। उसके बाद क्या होगा, जब एजेंट ने अपना काम उस अथॉरिटी के बाहर काम कर दिया है तो उसके बाद क्या होगा, 2 बातें हो जा सकती हैं। ये 2 बातें क्या हो सकती हैं, या तो प्रिंसिपल कहेगा कि मैं तुम्हारे साथ टर्मिनेट करता हूँ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तुम ही रिस्पॉन्सिबल हो, इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं। ठीक है, क्योंकि उसने उसकी अथॉरिटी के अंदर थोड़े काम किया, उसने एजेंट ने अपनी मर्जी से काम किया तो वही रिस्पॉन्सिबल होगा। दूसरा, या फिर कहते कोई बात नहीं, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, चलो मेरे एजेंट ने काम किया है, कल मैंने इससे काम कराना है, मैं इसको एजेंट रखना है, तो हाँ कर देता है। ठीक है, तो समझ गए ना। जब वो कहते थे कोई बात नहीं, उसको पता है कि उसकी अथॉरिटी के बाहर काम किया है, उसको पता है, पर फिर भी कहते हैं चलो कोई बात नहीं, तो उसको कहते हैं एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। ठीक है, मतलब कि जब एजेंट ने अपना काम उसकी अथॉरिटी के बाहर कर दिया है और प्रिंसिपल मान गया है, कोई बात नहीं मैं कर लूँगा इसको, मैं कर लूँगा। ठीक है, तो उस कंसेप्ट को कहते हैं एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। अब क्या होगा, अब प्रिंसिपल लाइबल माना जाएगा। क्यों, अब जब उसने कहा कि कोई बात नहीं, प्रिंसिपल ने कह दिया ना, अब एजेंट क्या हो गया, फ्री हो गया, क्योंकि अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर चली जाएगी, प्रिंसिपल के पास चली जाएगी। तो इस कंसेप्ट को कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ रेटिफिकेशन। तो कॉन्ट्रैक्ट बनी गया। ठीक है, प्रिंसिपल मेक हिमसेल्फ लाइबल फॉर अनऑथराइज्ड बट रेटिफाइड एक्ट ऑफ एजेंट।
ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपके साथ 3 कंसेप्ट डिस्कस किए कि कैसे इन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट बनता है, किसके बीच में, प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में बाय एक्सप्रेस कॉन्टैक्ट, दोनों ही आपस में मिलके कर लेते हैं, तुम प्रिंसिपल हो मैं एजेंट हूँ, ठीक है, बात खत्म होगी, चाहे रिटर्न है चाहे ओरल है। और दूसरा था इम्प्लाइड एग्रीमेंट, मतलब व्यवहार, कंडक्ट, सर्कमस्टांसिस ऐसी होती है कि वो प्रिंसिपल बन जाता है, वो एजेंट बन जाता है। जैसे कि एजेंसी बाय स्टॉपर, जैसे वो लोगों को कहता है कि मैं इसका एजेंट हूँ, अब लॉस होगा तो उसको उसमें करना पड़ेगा, ये आपने उसमें पढ़ा था पार्टनरशिप में, ठीक है। एजेंसी बाय होल्डिंग आउट, ठीक है, प्रीवियस एक्ट से लग रहा था कि वो पहले एजेंट था, आज के टाइप में नहीं है, और प्रिंसिपल लोगों को शो ही नहीं करता है कि वो अब एजेंट नहीं है, तो लोग उसके साथ डीलिंग कर लेते हैं, तो उस केस में भी वो क्या माना जाएगा, एजेंट माना जाएगा। ज़रूरत के समय भी ऐसी सर्कमस्टांसिस आ गई हैं कि उसको कम्युनिकेट हो नहीं पा रहा है, और उसमें क्या है, सबसे पहले ज़रूरी है, एजेंसी बाय नेसेसरी ज़रूरी है, ठीक है, तो उस केस में भी वो क्या बनेगा, एजेंट बन जाएगा इम्प्लाइड एग्रीमेंट के अंडर, ठीक है। और एजेंसी बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, वाइफ भी एजेंट का काम तब करती है जब दोनों इकट्ठे रहते हैं, और दूसरी बात है कि सिर्फ ज़रूरत के लिए ही वो एजेंट का काम कर सकती है, ठीक है। और लास्ट टॉपिक हमारा क्या था, एजेंसी बाय रेटिफिकेशन, जिसमें कि एजेंट ने अपना काम है अपनी लिमिटेशन के बाहर कर दिया है, फिर भी प्रिंसिपल मान गया है ना, जब प्रिंसिपल मान गया तो उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल की को चली जाती है, ठीक है। तो हमने 3 टॉपिक किए हैं, आपने अच्छे ढंग से कर लेना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।